नमस्कार बच्चों, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। मैं आपको आपके एमए उत्तरार्ध का चतुर्थ प्रश्न पत्र पढ़ा रही हूँ और आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास। तो रंगभूमि उपन्यास पर चर्चा करने से पहले उसके जो मुख्य पात्र हैं उनके नाम के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं उसमें सूरदास, जो इस उपन्यास के सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। और दूसरी हैं सोफिया, विनय, जाह्नवी और इंदु, जान सेवक और मिसेस सेवक। ये इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं और आज इन्हीं के माध्यम से हम रंगभूमि जो उपन्यास है उसके कथानक के बारे में, यानी रंगभूमि जो उपन्यास है उसकी जो कथा है संपूर्ण, उसके बारे में तो चर्चा की नहीं जा सकती क्योंकि वो बहुत ही लंबा है। लेकिन उसके कथानक के बारे में हम बहुत संक्षिप्त में चर्चा कर सकते हैं। और रंगभूमि जो उपन्यास है प्रेमचंद का, वो उनका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1924-25 में हुआ। जिस प्रकार प्रेमाश्रम में भूमि समस्या है, गोदान में भी किसान जीवन की समस्या है, गायों से गोदान संबंधी समस्या है, उसी प्रकार रंगभूमि में औद्योगिक विकास का प्रश्न मुख्य है कि प्रेमचंद औद्योगिक सभ्यता के दुर्गुणों को इस उपन्यास में विशेष रूप से ध्यानाकर्षण करते हैं कि जब औद्योगिक सभ्यता का विकास होता है तो मानव सभ्यता पर उसका किस तरह से विपरीत प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण जीवन की जो सरलता है, स्वच्छता है, इस स्थान पर औद्योगिक सभ्यता की जटिलता, पूंजी का जो केंद्रीकरण होता है औद्योगिक सभ्यता के कारण, मजदूरों का जो नैतिक पतन होता है, इन दुर्गुणों का उल्लेख जो प्रेमचंद जी हैं वो रंगभूमि उपन्यास में करते हैं। जो गांव का जीवन है और जो कृषि व्यवसाय को प्रेमचंद ने औद्योगिकता की अपेक्षा रंगभूमि में श्रेष्ठता के पायदान पर रखा है। आकार की दृष्टि से रंगभूमि प्रेमचंद का सबसे बड़ा उपन्यास है और इसीलिए मैं कह रही थी कि रंगभूमि उपन्यास का संपूर्ण का अध्ययन करना, उसके विषय में चर्चा करना हमारे लिए संभव नहीं है। इसीलिए हम उसके कथानक के बारे में आज संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो इसका जो कथानक है वो बनारस से शुरू होता है। बनारस के पास कुछ दूरी पर स्थित पांडेपुर ग्राम में कुछ परती जमीन पड़ी थी। ये पशुओं के चरने और विश्राम करने के काम आती थी। इसका मालिक सूरदास नामक एक अंधा व्यक्ति है जो भीख मांगकर अपनी जीविका चलाता है। जान सेवक नामक एक क्रिश्चियन सज्जन इस जमीन को खरीदकर इस पर एक सिगरेट का कारखाना खोलना चाहते हैं। आरंभ में उन्हें विश्वास था कि जमीन सूरदास से आसानी से मिल जाएगी, परंतु सूरदास जमीन बेचने से इनकार कर देता है। उसका तर्क यह है कि यह उसके पुरखों की जमीन है और सदा से गांव वालों के काम आ रही है। अब वह उसे बेचकर अपने ग्रामीण भाइयों को असुविधा नहीं पहुंचाना चाहता। सूरदास सैद्धांतिक दृष्टि से भी कारखाना खोलने के पक्ष में नहीं है क्योंकि वो औद्योगिक जो क्रांति है, औद्योगिक जो सभ्यता है, उसके दुर्गुणों के बारे में जानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि औद्योगिक विकास होने पर लोगों के सद्गुण और सद्वृत्तियाँ नष्ट हो जाएंगी, गांव में अनाचार फैल जाएगा, ऐसा जो है सूरदास को लगता है। जान सेवक को जब सूरदास की अस्वीकृति का परिचय मिला तब उन्होंने दूसरे उपायों से काम लिया। उस समय बनारस म्यूनिसिपल बोर्ड के प्रधान राजा महेंद्र कुमार नामक एक सज्जन थे। उनकी पत्नी का नाम इंदु था जो कुंवर भरत सिंह की पुत्री थी। इंदु की माता का नाम जाह्नवी था। ये दोनों ही काशी के समृद्ध और संपन्न परिवार थे। संयोगवश जान सेवक की पुत्री सोफिया इंदु की अत्यंत घनिष्ठ सखी हो गई थी। सोफिया ने एक अवसर पर इंदु के परिवार का बड़ा उपकार किया था। इंदु के घर में आग लग गई थी। उस समय सोफिया ने उन लोगों की रक्षा की थी
तब से सोफिया इंदु के परिवार में ही रहने लगी थी। सोफिया और इंदु की इस मैत्री के फलस्वरूप महेंद्र कुमार जानसेवक को पांडेपुर की जमीन दिला देने को तैयार हो गए थे। यद्यपि यह कार्य उन्हें अन्यायपूर्ण प्रतीत होता था, परंतु सोफिया को जब पता लगा कि उसके पिता अन्यायपूर्ण सूरदास की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, तब उसने अपने पिता की इस नीति का विरोध किया। इसी समय बनारस में मिस्टर क्लार्क नामक जिला अफसर आए थे। सोफिया ने क्लार्क से मैत्री कर ली और उनसे कहकर उस आज्ञा को भंग करना चाहा जिसके द्वारा सूरदास की जमीन छीनी जा रही थी। महेंद्र कुमार को जब यह पता चला, तब उसे अपने आत्मसम्मान का प्रश्न बनाकर और ऊंचे अफसरों तक, गवर्नर साहब तक पहुंचे। अंत में विजय महेंद्र कुमार की ही रही और मिस्टर क्लार्क का तबादला बनारस से उदयपुर को कर दिया गया। सोफिया अब भी कुंवर भरत सिंह के ही यहाँ रह रही थी। उसे अपने पिता और माता का व्यवहार बिल्कुल ही पसंद न था। वह बड़े कोमल स्वभाव की, आदर्शों और कल्पनाओं में जीवित रहने वाली लड़की थी, जबकि उसकी माँ अत्यंत कठोर स्वभाव की, स्वार्थी और कर्कश नारी थी। जानसेवक की स्वार्थ बुद्धि भी सोफिया को प्रिय न थी, इसलिए वह अपना घर छोड़कर भरत सिंह के घर रहा करती थी। भरत सिंह उसे अपनी पुत्री की तरह मानते थे। उनकी पत्नी जाह्नवी का व्यवहार भी आरंभ से सोफिया के प्रति बड़ा सुंदर था, पर इसी बीच जाह्नवी को यह ज्ञात हुआ कि उसका एकमात्र पुत्र विनय, जिसे वह एक आदर्श जन सेवक बनाना चाहती थी, सोफिया के प्रेम आकर्षण में पड़ रहा है। जाह्नवी यह नहीं चाहती थी कि सोफिया से विनय का संबंध हो। एक तो जातीयता की दृष्टि से दोनों भिन्न जाति के थे, दूसरे विनय उच्च खानदान का था और तीसरे विनय को जाह्नवी देश सेवा के कार्य में लगाना चाहती थी और इस कार्य में सोफिया की प्रेम लीला को एक बहुत बड़ा विघ्न मानती थी। उसने विनय का बनारस रहना भी उचित नहीं समझा और जानसेवक के कार्य में उसे उदयपुर भेज दिया। उदयपुर में विनय भीलों के बीच लोक सेवा का कार्य करने लगा। विनय और मिस्टर क्लार्क दोनों ही उदयपुर पहुंच गए थे और दोनों का कार्य दो विरोधी क्षेत्रों में हो रहा था। क्लार्क अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि का पोषक थे। विनय लोकतंत्रवाद की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्नशील था। उसे न केवल अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि से बल्कि भारतीय सामंतवादी राजतंत्र से भी लोहा लेना पड़ा। इस संघर्ष में विनय को जेल भी जाना पड़ा। उसका स्वास्थ्य जेल में क्रम से खराब होने लगा था। इसी समय सोफिया भी उदयपुर आई और मिस्टर क्लार्क के साथ रहने लगी। क्लार्क और सोफिया दोनों ही अविवाहित थे, परंतु बाहर वालों की दृष्टि में वे पति पत्नी समझे जाते थे। सोफिया क्लार्क से केवल इसलिए संबंध रखे हुए थी कि वह उपाय से विनय का कुछ उपकार कर सकेगी। वस्तुतः वह हृदय से विनय को प्रेम करती थी, उसके गुणों पर मुग्ध थी। क्लार्क से उसकी प्रकृति और उसके आदर्शों का कोई मेल न था। क्लार्क उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट के पद पर नियुक्त थे। सोफिया उस अधिकार का प्रयोग कर विनय से 2 बार मिली और तीसरी बार मिलने का वादा कर चली गई। इसी बीच कुंवर भरत सिंह भी अपने पुत्र विनय के लिए अतिशय चिंतित हो उठे। उन्होंने नायक राम नामक अपने एक चिरपरिचित पंडा जी को विनय के लिवा लाने के लिए उदयपुर भेजा। नायक राम ऐसे कार्यों में दक्ष थे। उन्होंने उदयपुर पहुंचते ही वहां के अनेक अधिकारियों से मेल मिलाप कर लिया और एक रात जेल में जाकर वहां से विनय को निकाल भी लाए। किंतु संयोगवश उसी दिन उदयपुर में एक बड़ा दंगा हो गया। मिस्टर क्लार्क की नीति के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। शहर में हड़ताल हो गई। विनय भी इस घटना का संवाद सुनकर क्लार्क के बंगले पर पहुंचा। जनता ने समझा कि विनय अधिकारियों से मिल गया है और वह विनय के विरोध में भी नारे लगाने लगी। वीरपाल सिंह नामक राजद्रोही, जो डाकू के वेश में रहा करता था, घटना स्थल पर आ पहुंचा। गोलियां चलने लगी। वीरपाल सिंह घायल सोफिया को वहां से उठा ले गया और वहां से भागकर घने जंगल में, जहां वह रहा करता था, चला गया। सोफिया के क्लार्क भवन से लुप्त होने की घटना से बड़ी सनसनी फैल गई। विनय और नायकराम दोनों ही सोफिया को ढूंढने निकले। इंद्रदत्त नामक एक स्वयंसेवक द्वारा सोफिया का पता लगा। घने जंगल में जाकर विनय की सोफिया और वीरपाल सिंह से भेंट हुई। सोफिया की यह धारणा हो गई कि विनय जनता का पक्ष छोड़कर अधिकारियों से मिल गया है, इसलिए उसने विनय को खूब फटकारा। विनय लज्जित होकर वहां से वापस आया। इसी बीच विनय को जाह्नवी का एक पत्र मिला, जिसे पाकर वह बनारस रवाना हो गया। संयोगवश सोफिया भी उसी गाड़ी पर सवार हो गई थी।
विनय और सोफिया की ट्रेन में भी दोबारा भेंट हो गई। सोफिया ने सच्ची स्थिति का परिचय पा लिया था। उसे विनय के प्रति अपने पिछले व्यवहार का बड़ा खेद हुआ। उसने विनय से क्षमा मांगी। दोनों ही सलाहकार अगले स्टेशन पर उतर पड़े। केवल नायकराम पंडा, जो दूसरे डिब्बे में बैठा था, गाड़ी में ही बैठा रहा। 1 वर्ष तक सोफिया और विनय उस एकांत स्थान में निवास करते रहे। दोनों एक दूसरे के प्रेम में आकृष्ट थे, पर सोफिया का प्रेम अधिक आदर्शोन्मुख था। वह विनय के गुणों पर आकृष्ट थी, जीवन भर उसी के साथ रहना चाहती थी, परंतु शारीरिक संबंध के पक्ष में न थी। जाह्नवी की इच्छा का उल्लंघन नहीं करना चाहती थी। बिना जाह्नवी की अनुमति के वह विनय से विवाह करने को तैयार भी नहीं थी। 1 वर्ष तक एकांतिक जीवन व्यतीत करने के बाद विनय और सोफिया बनारस पहुंचे। सोफिया स्टेशन से उतरकर सीधे जाह्नवी के घर पहुंची। जाह्नवी उसे सहसा वहां पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। रानी जाह्नवी ने उसका हृदय से स्वागत किया। दूसरे दिन विनय भी अपनी माँ से मिला। कुंवर भरत सिंह और जाह्नवी विनय के आगमन से अत्यंत आह्लादित थे। जैसा कि सूरदास ने कहा था, सिगरेट का कारखाना खुल जाने पर पांडेपुर का वातावरण बिल्कुल ही बदल गया। वहाँ आत्मीयता और आचार व्यवहार, जो गांव की विशेषता थी, समाप्त हो गया। गांव की सुभागी नाम की एक स्त्री पर वहाँ के नवक छोकरे बुरी दृष्टि रखने लगे। आयु में सुभागी उन लड़कों से बहुत बड़ी थी और गांव के नाते उनके चाची थी, परंतु बदले हुए वातावरण में सारा दृष्टिकोण बदल गया। केशु और विद्याधर के साथ सूरदास का भतीजा मिट्टू भी इस कांड में सम्मिलित था। सूरदास को जब यह पता चला तो उसने इस घटना की पुलिस में रिपोर्ट कर दी। गांव वाले इस घटना को दबा देना चाहते थे, पर सूरदास को यह अनैतिकता पसंद न थी। सूरदास की इस खरी नीति से गांव वाले रुष्ट हो गए, परंतु यह कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले कई अवसरों पर सूरदास को गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो भी कोई सच्चाई की राह पर चलता है, उसको हमेशा जो भी सच्चाई का कार्य को अख्तियार करता है, उसे हमेशा परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। किंतु वह सत्य और औचित्य की ऊंचा स्थान देता था। सारे गांव के विरोध करने पर भी उसने सुभागी को अपने घर में आश्रय दिया था। सुभागी भैरव की स्त्री थी, जो उसके द्वारा सताए जाने पर घर से भाग आई थी। गांव में कोई दूसरा व्यक्ति उसकी रक्षा करने को तैयार न था। सूरदास ने परिणाम की चिंता न कर उसको आश्रय दिया। उसी प्रकार और भी कई कार्य सूरदास कर चुका था, जिससे उसकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। सूरदास ने बहुत चेष्टा की कि उसकी जमीन गांव वालों के काम आती रहे, और जब राजा महेंद्र कुमार की आज्ञा से वह जमीन ले ली गई, तब उसने शहर भर में घूम घूम कर अपने सत्य पक्ष का प्रचार किया। वह सामयिक गीत बनाकर गाया करता, जिसे सब लोग बहुत पसंद करते थे। अब एक नई समस्या उपस्थित हुई। जान सेवक ने यह प्रस्ताव किया कि उसके कारखाने मजदूरों के लिए पांडेपुर की बस्ती खाली करा दी जाए। वहां वह श्रमिकों के लिए एक नए घर बनाएगा। उसकी इस योजना को लेकर फिर कल तहलका मच गया। सूरदास ने प्रतिज्ञा की कि वह सत्याग्रह करेगा और अपनी झोंपड़ी को उसी प्रकार जान सेवक के हाथ न जाने देगा। शहर भर में जोरों से सनसनी फैल गई। विनय, सोफिया और इंद्रदत्त स्वयंसेवकों का नया संगठन करने में तत्पर हुए। इसी बीच विनय ने अपने पिता और उसकी रियासत को सरकारी खतरे से बचाने के लिए यह निश्चित किया कि वह पिता की सारी संपत्ति से अपना त्यागपत्र दे देगा। इसी बीच कुंवर भरत सिंह ने अपनी जायदाद को कोर्ट ऑफ ऑर्डर के सुपुर्द कर दिया। नई स्वयंसेवक संस्था को पैसों की भी आवश्यकता थी। इसी दिन सोफिया के भाई प्रभु सेवक का एक पत्र मिला, जिसमें 10,000 का एक चेक था। यह चेक उसने विनय के नाम भेजा था। प्रभु सेवक अत्यंत उच्च विचारों का सहृदय कवि था। काव्य रचना और काव्य चर्चा में उसका अधिकांश समय बीतता था। उसके पिता जान सेवक उसे एक सफल उद्योगपति बनाना चाहते थे। सिगरेट का कारखाना भी उन्होंने उसी प्रकार स्थापित किया, और प्रभु सेवक को यह व्यवसायिकता पसंद न थी। वह भी सोफिया की भांति कल्पनाजीवी और आदर्शवादी था। उनमें आपस में आरंभ में ही फूट थी। किसी एक निर्णय पर पहुंचना, उस पर एक मत होना जानते ही न थे। परंतु सूरदास ने यह निश्चय किया यदि कि सारा गांव उसके विरोध में आ जाए, यही नहीं, यदि सारी विदेशी सल्तनत भी उसे उखाड़ फेंकना चाहे, तो भी वह अडिग रहेगा। राजा महेंद्र सूरदास से यूं तो चिढ़ते ही थे, इस बार उनकी दृढ़ता देखकर वह और भी भड़क गए। यद्यपि सरकार ने गिराए जाने वाले मकानों का मुआवजा देने का निश्चय किया था, परंतु राजा महेंद्र कुमार ने तुरंत ही मकानों को गिरा देने का आदेश जारी करा दिया।
और सूरदास से चिढ़ गए। सूरदास को यद्यपि गोली संध्या होते ही हजारों लाखों की भीड़ विनय, इंद्रदत्त और अन्य शहीदों के शव लेकर गंगा तट पर पहुंची। सबने एक अपूर्व आत्मगौरव का अनुभव किया। शवदाह करने सारी जनता अपने घरों से लौटी। सूरदास को यद्यपि गोली गहरी लगी थी, पर उसमें असाधारण जीवट था, इसलिए वह मरा नहीं। अस्पताल में उसकी चिकित्सा होती रही। सोफिया, जाह्नवी, इंदु, भरत सिंह सभी उसकी सेवा कर रहे थे। यहाँ तक कि राजा महेंद्र कुमार और जान सेवक भी उसे देखने आए थे। सोफिया विनय के निधन से अत्यंत संतप्त थी। अब उसे जीवन में कोई आकर्षण नहीं रह गया था। उसकी माँ, जो जीवन उसका विरोध में रही, उसके व्यवहार में सोफी सदैव दुखी थी। इसी समय यह प्रस्ताव लाई कि वह अवसर बहुत अच्छा है, सोफी और मिस्टर क्लार्क से विवाह कर ले। मिस्टर क्लार्क भी यह सुनकर बड़े आह्लादित हुए, किंतु सोफिया के हृदय पर क्या बीत रही थी यह वही जानती थी। सोफिया ने अपनी माँ के इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, हामी भर दी, परंतु दूसरे ही दिन लोगों ने सुना कि सोफिया गंगा में डूबकर विनय के चरणों के समीप चली गई। तो ये संक्षिप्त में हमने जो रंगभूमि उपन्यास है उसका कथानक है उसके बारे में चर्चा की है। और जो रंगभूमि उपन्यास है वो ग्रामीण जीवन की परिस्थिति के अतिरिक्त जो नगर की परिस्थितियों का जो वर्णन इसमें किया गया है कि जो सभ्यता है कैसी, जो कि जिसकी वजह से जो गांव में जो औद्योगिक सभ्यता है उसकी वजह से जो ग्रामीण जीवन है उसके जो निश्चलता है, उसका जो स्वच्छंदता है, उसमें जो स्वच्छता है उसमें दुर्गुणों का वृद्धि होगी। तो इसी कारण जो सूरदास हैं वो रंगभूमि उपन्यास यानी जो रंगभूमि जो उपन्यास है वो प्रेमचंद का, उसमें जो सूरदास जो मेन पात्र है वो इसीलिए इस चीज़ का विरोध करते हैं कि ग्रामीण जीवन की जो सभ्यता है वो औद्योगिक सभ्यता के कारण दुर्गुणों से लैस हो जाएगी, और इसी कारण से वो उस चीज़ का विरोध करते हैं। और अब आगे आने वाले उसमें जो व्याख्यान है हमारा उसमें इसकी हम विवेचना करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।